हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हमने पिछले 2 लेक्चर में देखा है कि माप क्या होती है और यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है ना? हमने इसके अलावा देखा है कि विमीय सूत्र किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, विमीय सूत्र कैसे एक दूसरे में परिवर्तित किए जाते हैं और एक विमीय सूत्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सब हमने देखा था। अलग-अलग यूनिट्स देखी थी। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन जो लगातार इन चीज़ों से जुड़े हुए एग्जाम्स में आते रहे हैं, उनके बारे में आपको बताया गया था, ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं विमीय सूत्रों के क्या-क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जा सकता है कि आप किसका उपयोग विमीय सूत्र की मदद से कर सकते हो या किस चीज को आप विमीय सूत्र की मदद से डिफाइन कर सकते हो। कौन सा विमीय सूत्र का विश्लेषण होता है, कौन से विमीय सूत्र के अनुप्रयोग होते हैं और आपको उन 4 ऑप्शंस में से चुनने होते हैं या कौन से नहीं होते हैं, वो एक कोई चुनना होता है ना। तो आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं और ये किस तरह से होती हैं चीजें, किस तरह से आप विश्लेषण करते हो वो भी हम देखेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। आप वैसे ही लॉजिकली अपने एग्जाम में सही आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहला है किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। देखो, ये आप थ्योरी पढ़ लोगे, यहाँ पर सिंपल इतना लिखा हुआ है कि विमीय सूत्र MLT के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भौतिक राशि है, उसके सूत्र और परिभाषा आपको दे दी गई है, तब आप कैसे निकालोगे। देखो, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया वर्क मतलब W। इसके अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो होता है ML1T-2, ठीक है? यही होता है ना इसका विमीय सूत्र। T L2 होता है आई थिंक, है ना? L2T-2 ये होता है इसका विमीय सूत्र। अब देखो, यहाँ पर आपसे बोला है मात्रक कैसे निकालोगे। अगर आपको MKS में निकालना है और दूसरी तरफ आपको CGS में निकालना है, तो देखो, अगर MKS में M की वैल्यू को अगर हम देखें किलोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम की पावर 1। वहीं अगर हम लंबाई की बात करें L, तो L हम लेंथ को देखते हैं तो हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड में। वहीं अगर हम CGS की बात करते हैं तो इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर अगर हम लंबाई की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में और समय को हम सेकंड में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको विमीय सूत्र दिया हुआ है तो आप MKS और CGS, इसके अलावा कोई भी पद्धति हो, FPS हो, SI कोई भी पद्धति हो, आप उसमें आसानी से विमीय सूत्र की मदद से इकाइयां या यूनिट ज्ञात कर सकते हो। ये चीज इतनी बोली गई है, ठीक है? देखते हैं अगला अनुप्रयोग इसका है कि भौतिक नियतांक या गुणांकों की विमाएं ज्ञात करना। देखो, भौतिक नियतांक का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा गैस कांस्टेंट होता है R। इसके अलावा आपने एक और देखा होगा, कई कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि आप प्लैंक कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप G मान सकते हो, जो कैपिटल G होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मान सकते हो। अब हम देखो, अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कई होते हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं इनमें से किसी की भी विमीय सूत्र, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि हम जी का निकालना चाहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, तो हम सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें कि जी आता है और वो फॉर्मूला के क्या होता है, F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। F क्या होता है? F होता है बल मतलब फोर्स। अगर हम M1 और M2 की बात करें तो ये क्या होता है? ये मात्रा होती है, मतलब द्रव्यमान होता है दोनों ग्रहों का। और ये क्या होती है? बीच की डिस्टेंस होती है, दोनों ग्रहों के बीच डिस्टेंस, ठीक है? तो अब यहाँ से आप देखो, जी को जब आप निकालोगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू एफ अपॉन M1 और M2। अब अगर आप आर की बात करो तो आर होता है मीटर में, जिसे हम लिखेंगे क्या? मीटर स्क्वायर। फोर्स को आप लिखोगे न्यूटन, या इसको एक और चीज लिख सकते हो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? या तो आप इसे लिख सकते हो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? दोनों ही एक ही चीज होती है। और यहाँ पर अगर आप द्रव्यमान को देखो तो यहाँ पर होता है किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और क्या निकल कर आया? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम इंटू सेकेंड। तो यहाँ से आप विमा क्या निकालोगे? यहाँ से विमा आ जाएगी आपकी, अगर आप देखो, मीटर को आप लिखोगे एल में, तो L3 यहाँ से M होता है, तो M-1 और सेकंड के लिए T-1। तो इतना बोला गया है कि आप किसी भी नियतांक की विमाओं को ज्ञात कर सकते हो। समझ गए? ये होता है विमीय सूत्र का विश्लेषण। और अगर आपको नियतांक की विमाएं दी हुई हैं, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि जी है और उसकी विमाएं लिखकर दे दी जाती है M-1, L3 और T-1। अब इस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि इसका CGS मात्रा क्या होगा या MKS मात्रा क्या होगा, तो आप आसानी से रखकर निकाल सकते हो। किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड -2, है ना? यहाँ पर -2 आएगा, ठीक है? ये क्या होगा? -2।
याद रखना है आपको। ओके, आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपसे सीजीएस में पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हो। ग्राम की पावर -1, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने बताई है कि आप नेतांकों को भी आसानी से निकाल सकते हो। अगला अनुप्रयोग जो आपको बताया गया है वो ये है कि किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना। कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटी होती है, मतलब कि मात्रा होती है, क्वांटिटी इक्वल टू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के। ये क्या होती है? ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये। और अगर आप इसकी बात करो तो ये क्या होती है? ये होती है यूनिट। और ये क्या होती है? ये होती है क्वांटिटी, मतलब मात्रा। ठीक है, आप ये सब जानते हैं। अब देखिए, क्वांटिटी जो होती है सेम होती है, बस वैल्यू फर्क बदल जाती है ये इन दोनों की। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी को कांस्टेंट मानते हो तो N1 जो होता है, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/U के। ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है। अगर N बढ़ता है U घटता है, और अगर N घटता है तो U बढ़ता है। आपने देखा होगा कि 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोमीटर। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर U इंक्रीज हो गई। U क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ? N इंक्रीज हुआ। समझ गए? तो यहाँ पर U डिक्रीज हो गया और यहाँ पर N डिक्रीज हो गया। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज इन्होंने बताई है। मान लीजिए आपको कोई विमीय सूत्र दिया गया है, ये वाला विमीय सूत्र है, और आपने माना कि एक कोई पद्धति है जिसमें कि सीजीएस पद्धति हम मान लेते हैं, या एमकेएस, जो आप मानना चाहो। एमकेएस में हमने माना कि ये होगा, और सीजीएस में क्या हो गया? सीजीएस में हमने मानी वैल्यू ये है, यूनिट्स ये है, M2 L2 और T2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, मतलब कि N1 अपॉन N2, हम मान लेते हैं कि हमें जो न्यूटन है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, कितना आता है? तो हमने माना N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे? M1 अपॉन M2 होल पावर, यहाँ पर क्या है? A है ना। दूसरा हम मानेंगे L1 अपॉन L2 होल पावर, क्या हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर होल पावर हो जाएगी B। और तीसरा हमने माना T1 अपॉन T2। ठीक है, होल पावर क्या हो गई यहाँ पर? C। अब अगर आप देखो तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है M1L2T-2, यही होता है। बताइए, L होता है ना, MLT-2, ये होता है इसका विमीय सूत्र। अब अगर आप इसकी जगह पर वैल्यू रखते हो इन चीजों की, ठीक है, वैल्यू को आपको रखना है। F इज इक्वल टू MA, M से होता है किलोग्राम और यहाँ से होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या निकलेगा? MLT-2। अब देखो, अगर आपने ये वाली जो थी M1 M2 और M1 L1 और N1, इसको माना था MKS में, तो MKS के अनुसार यदि आप देखो तो ये क्या होगा? ये होगा किलोग्राम में, जिसे हम बदलेंगे ग्राम में। तो इसे क्या लिखोगे? 1000 ग्राम पर ग्राम, क्योंकि ये तो ग्राम में ही था। और इसकी विमीय सूत्र क्या है? 1। ठीक है, वहीं अगर आप एल की बात करते हो तो L1 क्या था? L1 था हमारा मीटर में, और 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? आप अगर विमीय सूत्र से तुलना करो तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर आप टी को देखो तो सेकंड सीजीएस में भी होता है और सेकंड ही होता है एमकेएस में, और विमीय सूत्र में क्या था? -2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो तो इधर पर हमने लिया था 1 न्यूटन। N1 क्या था? हमने न्यूटन के फॉर्म में लिया था, और N2 क्या लिया था? हमने डाइन के फॉर्म में लिया था। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? 1000 × 100। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 10 की घात 5। मतलब कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, इस तरह से ये है कहने का मतलब। अगर इस तरह से कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। आपको केवल विमीय सूत्र दे दिया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आपको दे दिया जाएगा कोई हाइपोथेटिकल यूनिट दे दी जाएगी, कि मान लीजिए कोई यूनिट ए है, उसका विमीय सूत्र आपको दे दिया जाएगा M2T2L1, इस तरह से विमीय सूत्र दे दिया। MKS का आपको बोल दिया जाएगा, और CGS में आपको निकालना है, मान के चलिए। तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर M की जगह पे क्या रखोगे? 1000, और इसकी जगह पर 1, लेकिन होल स्क्वायर करोगे। वहीं अगर L की बात की जाए तो 100 रखोगे, अपॉन में 1, और फिर पावर 1 करोगे। और T तो सेकंड अपॉन सेकंड होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 और ये, तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा? यहाँ से निकल कर सीधी सीधी सी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 10⁸ ठीक है, समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? A इक्वल टू हो जाएगा 10⁸ B। समझे आप? इस तरह से आपको ये चीजें सॉल्व करना है।
है ना? इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर और बहुत ही आसान है, आपने देखा है, तो इसे आपको छोड़ के नहीं आना है, कंप्लीट करना है। अगला अगला अनुप्रयोग है कि दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से शुद्धता की जांच करना। देखो, विमीय रूप से आप शुद्धता की जांच कैसे करोगे और किस चीज की आप जांच कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, किस चीज की आप जांच कर रहे हो, आप जांच कर रहे हो विमीय जो भौतिक संबंध दिया हुआ है उसकी। भौतिक संबंध से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको कोई संबंध दे दिया x इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस डी रूट एफ, इस तरह से आपको कुछ संबंध बना के दे दिया। तो आपको ये देखना है कि ये वाला जो समीकरण है ये सही है या फिर गलत है। तो आप इसे कैसे देखोगी, इस तरफ की जो विमाएं होती हैं, जो एल एच एस डायमेंशंस होंगी, वो इन सभी की विमाओं की क्या होनी चाहिए, आर एच एस डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी एक पैच ये आता है, जैसे मान लीजिए अगर केवल एक्स इज इक्वल टू ए बी होता तो आप सिर्फ ए बी की चेक कर लेते, ठीक है, हो जाता। लेकिन यहाँ पर तीनों है तो आपको यहाँ पर एक्स तो है, एक्स की तो आप विमा निकालोगे, साथ में आप ए बी की अलग से विमा निकालोगे, सी डी की अलग विमा निकालोगे और डी एफ की अलग विमा निकालोगे। यहाँ पर जब ये तीनों की विमाएं हैं ये सभी सेम आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि x इज इक्वल टू ए बी प्लस डी सी आपको दिया जाएगा और फिर आपसे बोला जाएगा कि x गति है, a जो है टाइम है, b समय, b कुछ भी मान लीजिए लेंथ है, इसी तरह से फिर आपको d को कुछ बोल दिया जाएगा कि त्वरण है, अब c की विमाएं क्या होंगी, इस तरह से आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर आप इसको ए मानो, अगर आप इसको त्वरण मानते हो, मान लीजिए आपने त्वरण माना, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी एल टी माइनस टू। तो ए बी की कंबाइन विमा एल टी माइनस टू होनी चाहिए और डीसी की भी कंबाइन विमा एल टी माइनस टू होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि ए की विमा कांस्टेंट क्या होगी, क्या कैसे निकालो आप, और ये चीज आपको दे दी है कि ये जो है ये लेंथ है, क्या है, लंबाई है, आपको दे दी। अब आपको निकालनी है ए की, तो आप कैसे निकालोगे, एक्स की विमा आपको दी है इक्वल टू होगी ए बी की, क्या होगी, विमा होगी। अब एक्स की आपको दी है एल टी माइनस टू और यहाँ पर आपको बी को लेंथ करके दे दिया गया है, तो बी की जगह पर आप एल रखोगे। ठीक है, एम नॉट एम एक्स और टी एक्स, इस तरह से आप रखोगे, ये तो वन है। अब दोनों तरफ की आप तुलना करोगे, मतलब अगर आप देखो यहाँ पर एम जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर y कर लीजिए और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। समझ में आ रही है बात। यहाँ से आप आसानी से विमाएं निकाल सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी होती है, इस तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए। समझ गए, आपको दे दिया जाएगा कि x इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, बताइए ये समीकरण सही है या नहीं, तो आपको इसकी विमा अलग निकालनी है ए बी की और बी सी की विमा अलग निकालनी है, और ये दोनों विमाएं जो होती हैं एक्स की विमा इक्वल टू बी सी की विमा इक्वल टू ए बी की विमा, ये बराबर होनी चाहिए, है ना, ये समीकरण बनना चाहिए, तब ये वाला समीकरण सही होगा, अन्यथा गलत होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अनुप्रयोग इसका है कि नए संबंधों की स्थापना करना। नए संबंधों की स्थापना कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, ये चौथा अनुप्रयोग है, नए संबंधों की स्थापना करना। आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो बड़े ही आसानी से कि यदि किसी भौतिक राशि की अन्य राशियों पर निर्भरता ज्ञात हो और यदि निर्भरता गुणनफल प्रकार की हो तो विमीय विश्लेषण का उपयोग करके राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, आप ये समझ रहे होगे। ओके, देखिए, अब देखिए इसको आप कैसे कैसे सॉल्व करोगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई राशि दे दी है ना, कोई भी आपने मान लिया, जैसे मान लीजिए आपको सरल लोलक का आवर्तकाल, आप हम सभी को पता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये होता है, ये हम सभी को मालूम है। हम मान लेते हैं कि एक कोई सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल टी है, और अब देखिए ये है, ये एक्चुअल में है जो हमें पता है, लेकिन हम क्या मानेंगे, हमने माना कि जो आवर्तकाल है वो किस चीज पर निर्भर करता है, एम पर भी निर्भर करता है, एल पर भी और टी पर भी। हमने ये माना कि ये तीनों पर निर्भर करता है, हमें पता नहीं है, हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जी पर भी निर्भर करता है, हमने ये चीजें मान ली कि ये इन चीजों पर निर्भर करता है। तब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो, सॉरी ये तो खुद टाइम है, ऐसा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि ये आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या होता है, टाइम होता है। तो हमने माना कि ये एम पर भी निर्भर करता है, एल पर भी निर्भर करता है और जी पर भी निर्भर करता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किस तरह से ये निर्भर करता है ना।
ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप संबंध कैसे निकालोगे। तो अब देखो टी का जो विमीय सूत्र है वो डिपेंड करता है एम एल और जी पर। तो यहाँ पर आप सीधा लिखोगे, एक कोई कांस्टेंट होगा जिसे आप के मान लोगे, उसके अलावा आप एक मानोगे एम की पावर एक्स मान ली, एल की पावर वाई मान ली और जी की पावर आप जेड मान लोगे। बड़े ही आसानी से यहाँ तक आपको आई होप की समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो एम होता है ना, एम होता है द्रव्यमान, ठीक है? और जो एल होती है लंबाई और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर आप एम की विमाओं की बात करो तो यहाँ पर तो केवल एम आ जाएगा। एल की विमा की बात करोगे केवल एल आ जाएगा, ठीक है? वहीं अगर आप जी की विमा की बात करोगे तो ये होगा एल टी माइनस टू। अब जब यहाँ पर आप एल टी माइनस टू देख रहे हो और इसको जब आप सॉल्व करोगे इस तरह से, तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर आएगा m की पावर x, l की पावर y प्लस जेड और t की पावर आ जाएगी माइनस टू जेड। ठीक है, ये चीज आपने देखी। और यहाँ पर क्या था, ये था आवर्तकाल। बराबर में क्या है, ये है आवर्तकाल जिसे हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आवर्तकाल है तो आवर्तकाल क्या होता है, समय। समय की विमा क्या होती है, t की पावर वन, है ना, m की पावर जीरो और l की पावर जीरो। तो आपको इन दोनों को आपस में जो कंपैरिजन करना है, यहाँ से m की पावर जीरो और m की पावर x का जब आप कंपैरिजन करोगे तो x इक्वल टू जीरो आएगा। वहीं अगर आप l की पावर y प्लस जेड और l की पावर जीरो का कंपैरिजन करोगे तो y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसे आप समीकरण एक दे देना। इसके बाद जब आप t की पावर वन और z की पावर माइनस सॉरी टी की पावर माइनस टू जेड से कंपेयर करोगे तो जेड इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू आएगा। ये समीकरण आपको दो देना है। अगर जेड इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू है, यहां से अगर जेड इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू है तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा वन अपॉन टू। अब देखो ये आपकी वाई की वैल्यू है और जेड की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, ये वाली वैल्यू है, ये दोनों आपकी वैल्यू आ गई। एक्स, एक्स की वैल्यू भी आ गई थी, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी जीरो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू और वाई की वैल्यू वन अपॉन टू। और हमने समीकरण क्या माना था, हमने माना था टी इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और जेड की पावर सॉरी जी की पावर जेड। यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, के एम नॉट अंडर रूट एल अपॉन जी आ रहा है ना। अब देखो वेरियस जब आप देखोगे तो वेरियस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया है कि जो के की वैल्यू है वो टू पाई निकल कर आई, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो ऐसा निकाला गया। तो फाइनल आपकी इक्वेशन क्या बनी, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, इस तरह से देखो, कंफ्यूज मत होना। नए संबंधों की स्थापना करना ऐसा है। देखो एग्जाम्पल में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि एक कोई राशि है टी, आवर्तकाल दे दिया और फिर बोला गया कि जो आपका आवर्तकाल है किसी भी चीज का, ये तो हमने माना है लोलक का आवर्तकाल, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि किसी चीज का आवर्तकाल है और वो एल पर डिपेंड करता है, एम पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हो सकता है आई पर दे दे डिपेंड करता है, मोल पर दे दे डिपेंड करता है, होता नहीं है, पर क्वेश्चन बनाने के लिए वो लोग इस तरह से कर देते हैं। तो आपको इस तरह से मानना है कि एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, है ना, और जेड, फिर कुछ भी मान लो, के मान लो, इसकी पावर ए मान लो। और यहाँ पर हमेशा आपको एक कांस्टेंट लेके चलना है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये जो मेन होते हैं ये होते हैं विश्लेषण, जो नए संबंधों की स्थापना करने में भी उपयोग में किया जा सकता है। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। ओके, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।